सोचो तुम एक ट्रेन में बैठे हो। ये एक बहुत स्मूथ ट्रेन है जो बहुत तेज चल रही है। तुम एक बॉल को सीधा हवा में ऊपर फेंकते हो, वो कहां गिरेगी? बिल्कुल तुम्हारे हाथ में ही, ऑफ कोर्स। अब क्या हो अगर कोई प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के बाहर खड़ा ये देखे? उन्हें दिखेगा कि बॉल ऊपर तो जा रही है, पर साथ में आगे भी एक कर्व्ड रास्ते पर, क्योंकि ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही है। बॉल के रास्ते के बारे में कौन सही है, तुम जो ट्रेन में हो या वो इंसान जो प्लेटफॉर्म पर है? ये सिंपल सा सवाल दिमाग घुमा देने वाले आइडियाज का एक यूनिवर्स खोल देता है। बिल्कुल यही सिनेरियो एक यंग थिंकर एल्बर्ट आइंस्टाइन को सोचने पर मजबूर कर गया। उन्होंने मोशन के बारे में सोचा, लाइट के बारे में, और इस बारे में कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशंस में बिल्कुल एक ही घटना को देख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक एब्सोल्यूट सच ना हो इस बारे में कि चीजें कैसे मूव करती हैं या टाइम कैसे बीतता है? ये विचार साइंस में एक क्रांति के बीच थे, जिसने स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और कॉस्मोस के ताने बाने की हमारी समझ को बदल दिया। आइंस्टाइन से पहले हम ज्यादातर यूनिवर्स के बारे में सर आइजक न्यूटन के बताए टर्म्स में सोचते थे। न्यूटन ने हमें मोशन और ग्रेविटी के कमाल के लॉज दिए। वो रोजमर्रा की चीजों के लिए बढ़िया काम करते थे, जैसे पेड़ों से गिरते सेब या सन के चक्कर लगाते प्लैनेट्स। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट्स ने बहुत तेज चीजों की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जैसे लाइट की स्पीड, इस साफ सुथरी पिक्चर में छोटी छोटी दरारें दिखने लगी। हम आइंस्टाइन की जबरदस्त थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी में डाइव करने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांध लो। आइंस्टाइन के हिसाब से यूनिवर्स एक वाइल्ड और वंडरफुल राइड है, और यह सब कुछ अलग तरह से सोचने से शुरू होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम सुनते ही बिखरे बाल, आंखों में एक शरारती चमक और हाँ, जीनियस याद आता है। उनका जन्म 1879 में जर्मनी में हुआ था। बचपन में वो हमेशा वैसे स्टार स्टूडेंट नहीं थे जैसा कुछ लोग सोचते होंगे। वो क्यूरियस थे, बहुत ज्यादा क्यूरियस। बचपन में उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिखाया था, जिसने उन्हें अनदेखी फोर्सेस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। यूनिवर्स के इन अनदेखे कामों के बारे में ये क्यूरियोसिटी पूरी जिंदगी उनके साथ रही। उनका बड़ा साल, जिसे अक्सर उनका एनस मिराबिलिस या मिरेकल ईयर कहा जाता है, 1905 था। स्विट्जरलैंड के बर्न में पैटेंट क्लर्क का काम करते हुए उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए। एक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया गया था, जिसके लिए उन्हें बाद में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। दूसरे पेपर में ब्राउनियन मोशन समझाया गया, जिससे एटम्स के होने का पक्का सबूत मिला। और फिर वो 2 पेपर्स थे जिन्होंने दुनिया को उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलवाया। आइंस्टाइन ऐसे इंसान नहीं थे जो बस कहीं सुनी बातें मान लें। उन्होंने फिजिक्स की बुनियाद को ही चैलेंज किया। उनके काम ने रियलिटी को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। तो जब हम कहते हैं कि कोई चीज रिलेटिव है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? फिजिक्स में आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का आइडिया यह है कि टाइम, डिस्टेंस और यहां तक कि घटनाओं का क्रम जैसी चीजों का मेजरमेंट देखने वाले पर डिपेंड कर सकता है, खासकर इस बात पर कि देखने वाला कैसे मूव कर रहा है। आइंस्टाइन से पहले आइजक न्यूटन जैसे फिजिसिस्ट्स मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट होता है। सोचो, यूनिवर्स में कहीं एक बहुत बड़ी घड़ी टिक टिक कर रही है, जो हर किसी के लिए हर जगह एक ही सही टाइम बता रही है। वैसे ही स्पेस को एक फिक्स्ड, ना बदलने वाला बैकड्रॉप माना जाता था। आइंस्टाइन ने इस सोच को सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, क्या हो अगर कोई यूनिवर्सल क्लॉक हो ही ना? क्या हो अगर टाइम के बीतने की स्पीड तुम्हारे मोशन पर डिपेंड करे? क्या हो अगर किसी चीज की लंबाई इस बात पर डिपेंड करे कि वो तुम्हारे हिसाब से कितनी तेजी से मूव कर रही है? यहां की टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में तुम्हारा व्यू पॉइंट है, तुम्हारे मोशन का स्टेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी पूरी तरह सब्जेक्टिव है। फिजिक्स के लॉज खुद आइंस्टाइन ने कहा कि हर किसी के लिए सेम रहते हैं, चाहे उनका कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन कुछ भी हो। सोच में यह बदलाव यूनिवर्स को बिल्कुल नए तरीके से समझने की तरफ पहला बड़ा कदम था। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की पहली बड़ी थ्योरी, जो 1905 में पब्लिश हुई, स्पेशल रिलेटिविटी कहलाती है। यह स्पेशल इसलिए है क्योंकि यह एक खास सिचुएशन से डील करती है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे ऑब्जर्वर्स एक्सेलरेट नहीं कर रहे। यह थ्योरी 2 बहुत पावरफुल लेकिन देखने में सिंपल पोस्टुलेट्स पर बनी है। पहला पोस्टुलेट कहता है कि फिजिक्स के लॉज यूनिफॉर्म मोशन में सभी ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होते हैं। यूनिवर्स में कोई प्रेफर्ड स्टेशनरी जगह नहीं है। दूसरा पोस्टुलेट
असली गेम चेंजर है। यह कहता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होती है, चाहे उनका अपना मोशन या लाइट सोर्स का मोशन कुछ भी हो। सोचो, तुम एक कार में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और अपनी हेडलाइट्स ऑन करते हो। तुम्हें लग सकता है कि लाइट की किरणें लाइट की स्पीड प्लस तुम्हारी कार की स्पीड से निकलेंगी, लेकिन नहीं। सड़क किनारे खड़ा कोई इंसान लाइट की स्पीड को बिल्कुल सी यानी लाइट की स्पीड ही मापेगा। लाइट की स्पीड का यह कांस्टेंट होना एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट जैसा है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सभी ऑब्जर्वर्स के लिए लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम को खुद धीमा होना पड़ता है और लेंथ्स को छोटा होना पड़ता है, तुम्हारे रिलेटिव मोशन के हिसाब से। यह यूनिवर्स का अपने अल्टीमेट स्पीड लॉ को लागू करने का तरीका है। इस सिंपल से लगने वाले रूल के बहुत गहरे इंप्लीकेशंस हैं। एक बार जब तुम ये मान लेते हो कि लाइट की स्पीड सबके लिए कांस्टेंट है, तो कुछ सच में हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आते हैं। इनमें से सबसे फेमस है टाइम डिलेशन। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर्स एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं, उनके लिए टाइम अलग तरह से बीतता है। स्पेसिफिकली, एक घड़ी जो तुम्हारे रिलेटिव मूव कर रही है, वो तुम्हारे अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखी स्टेशनरी घड़ी से धीमी चलती हुई दिखेगी। गैप 2s। एक लाइट क्लॉक सोचो, जहां लाइट की एक किरण दो मिरर्स के बीच बाउंस करती है। अगर यह क्लॉक तुम्हारे पास स्टेशनरी रखी है, तो लाइट ऊपर नीचे एक छोटा सीधा रास्ता तय करती है। अब सोचो, वही क्लॉक एक सुपर फास्ट स्पेसशिप पर है जो तुम्हारे पास से तेजी से गुजर रहा है। जमीन पर तुम्हारे व्यू पॉइंट से चलती हुई क्लॉक में लाइट को मिरर्स तक पहुंचने के लिए एक लंबा डायगोनल रास्ता तय करना पड़ता है, क्योंकि क्लॉक खुद मूव कर रही है। क्योंकि लाइट की स्पीड सबके लिए कांस्टेंट है और रास्ता लंबा है, इसलिए चलती हुई क्लॉक की हर टिक में ज्यादा टाइम लगना चाहिए। तो तुम्हें स्पेसशिप की घड़ी धीमी चलती हुई दिखेगी, लेकिन स्पेसशिप पर एस्ट्रोनॉट के लिए उनकी घड़ी बिल्कुल नॉर्मल है। एक और अजीब इफेक्ट है लेंथ कंट्रैक्शन। रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर मूव करती हुई चीजें एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर द्वारा मापे जाने पर अपने मोशन की डायरेक्शन में छोटी दिखाई देती हैं। ये इफेक्ट्स सिर्फ बहुत ज्यादा हाई स्पीड्स पर ही नोटिसेबल होते हैं, इसीलिए हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखते। स्पेशल रिलेटिविटी से कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाली चीजों के लिए स्पेस, टाइम और मोशन की हमारी समझ में क्रांति लाने के बाद भी आइंस्टाइन रुके नहीं। अगले 10 साल उन्होंने एक बड़ी चैलेंज से जूझते हुए बिताए, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन को अपने नए फ्रेमवर्क में कैसे शामिल किया जाए। इसका नतीजा जो 1915 में पब्लिश हुआ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। अगर स्पेशल रिलेटिविटी दिमाग घुमा देने वाली थी, तो जनरल रिलेटिविटी यूनिवर्स की सबसे फंडामेंटल फोर्सेस में से एक, ग्रेविटी, की पूरी तरह से नई कल्पना थी। न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स बताया था, मैस वाली चीजों के बीच एक अनदेखा खिंचाव। आइंस्टाइन ने कुछ बिल्कुल अलग प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है जो चीजों को खींचती है, बल्कि ग्रेविटी वो है जो हम तब महसूस करते हैं जब स्पेस टाइम खुद मैस और एनर्जी की मौजूदगी से मुड़ जाता है या वार्प हो जाता है। स्पेस टाइम को एक बड़े फ्लेक्सिबल कपड़े की तरह सोचो, जैसे ट्रैम्पोलिन। अब इस ट्रैम्पोलिन के बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रखो जो सन जैसे किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। कपड़ा बोलिंग बॉल के चारों ओर झुक जाएगा और कर्व हो जाएगा। फिर अगर तुम पास में एक छोटा मार्बल जो अर्थ जैसे प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है रोल करोगे, तो वो सीधी लाइन में नहीं जाएगा, बल्कि वो बोलिंग बॉल से बने कर्व को फॉलो करेगा और ऐसा लगेगा कि वो उसका चक्कर लगा रहा है। असल में यही आइंस्टाइन का ग्रेविटी का विजन है। तुम्हें लग सकता है कि आइंस्टाइन की थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी बस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, लेकिन तुम हैरान हो जाओगे। रिलेटिविटी का असल में हमारी रोज इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज पर बहुत रियल टेंजिबल असर होता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस। तुम्हारे स्मार्टफोन या कार का जीपीएस रिसीवर अर्थ का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करके काम करता है। ये सैटेलाइट्स बहुत तेज चल रहे हैं, लगभग 14,000 किलोमीटर पर आवर, और ऐसी जगह पर हैं जहां अर्थ की ग्रेविटी सरफेस के मुकाबले थोड़ी कमजोर है। स्पेशल रिलेटिविटी उनकी स्पीड की वजह से और जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटेशनल पुल में अंतर की वजह से दोनों ही काम में आते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट करती है कि तेज चलने वाले सैटेलाइट्स पर घड़ियां जमीन पर मौजूद घड़ियों से धीमी चलनी चाहिए।
जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट करती है कि कमजोर ग्रेविटी में अर्थ के सेंटर से दूर घड़ियां तेज चलनी चाहिए। कंबाइंड सैटेलाइट की घड़ियां जमीन की घड़ियों के मुकाबले हर दिन लगभग 38 माइक्रोसेकंड्स आगे हो जाएंगे। ये ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन जीपीएस बहुत प्रिसाइज टाइमिंग पर डिपेंड करता है। अगर इन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स का ध्यान नहीं रखा जाता तो जीपीएस लोकेशन की गलतियां हर दिन लगभग 10 किलोमीटर की दर से बढ़ती जाती है। जीपीएस के अलावा रिलेटिविटी दूसरी एरियाज में भी क्रूशियल है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसे सीएम में लार्ज हैड्रन कोलाइडर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के बहुत करीब तक एक्सेलरेट करते हैं। साइंटिस्ट को इन पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझने के लिए स्पेशल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी का असर स्पेसिफिक इक्वेशंस और प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा है। उनके काम ने इंसान यूनिवर्स को और उसमें अपनी जगह को कैसे देखता है, इसमें एक गहरा बदलाव लाया। उन्होंने हमें दिखाया कि रियलिटी हमारी रोजमर्रा की एक्सपीरियंसेस से कहीं ज्यादा अजीब और वंडरफुल हो सकती है। एब्सोल्यूट टाइम और स्पेस के नोशंस जो सदियों से इतने सहज और अटूट लगते थे, अप्रॉक्सीमेशन साबित हुए। आइंस्टाइन की थ्योरीज ने रिसर्च के बिल्कुल नए फील्ड्स खोले और साइंटिस्ट की पीढ़ियों को इंस्पायर किया। जनरल रिलेटिविटी ने ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था। इन डिस्कवरीज ने उनके जीनियस की शानदार पुष्टि की है और हमें यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को जांचने के लिए नए टूल्स दिए हैं। कॉस्मोस को समझने की खोज एक ऑनगोइंग एडवेंचर है, जहां जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी और यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को खूबसूरती से डिस्क्राइब करती है। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अजीब दुनिया को कमाल की एक्यूरेसी के साथ डिस्क्राइब करती है। लेकिन ये दो बड़ी थ्योरीज फिलहाल इनकम्पैटिबल हैं। इन्हें एक सिंगल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में यूनिफाई करने की कोशिश मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। आइंस्टाइन के काम की स्पिरिट आज भी इंस्पायर करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि साइंस में प्रोग्रेस अक्सर बोल्ड नए आइडियाज से और पुरानी प्रॉब्लम्स को नए तरीकों से देखने से आता है। यूनिवर्स आज भी रहस्यों से भरा है और आइंस्टाइन की गूंज हमें बड़े सवाल पूछते रहने और कभी एक्सप्लोर करना बंद न करने के लिए चैलेंज करती है। तो हमने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के शानदार लैंडस्केप में सफर किया है। हमने ट्रेन पर एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरुआत की थी और स्पेस टाइम के ताने बाने, ग्रेविटी के नेचर और मैस और एनर्जी के जुड़ाव पर सोचने तक पहुंचे। आइंस्टाइन ने हमें दिखाया कि टाइम कोई कठोर यूनिवर्सल क्लॉक नहीं है, बल्कि मोशन और ग्रेविटी के हिसाब से फैल और सिकुड़ सकता है। उन्होंने बताया कि स्पेस कोई स्टैटिक स्टेज नहीं है, बल्कि एक डायनामिक चीज है जो मैटर की मौजूदगी में मुड़ और वॉप हो सकती है। आइंस्टाइन के काम से कोर टेकअवे ये है कि यूनिवर्स के बारे में हमारी परसेप्शन रिलेटिव है। टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए तुम जो मेजर करते हो वो तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तुम्हारे मोशन के स्टेट पर डिपेंड करता है। फिर भी इस रिलेटिविटी के बीच कुछ कांस्टेंट्स हैं, जैसे लाइट की स्पीड और फिजिक्स के लॉज, जो सबके लिए सच हैं। आइंस्टाइन की थ्योरीज ने न सिर्फ फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में क्रांति लाई है, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे फिलोसॉफिकल आउटलुक पर भी गहरा असर डाला है। जीपीएस की एक्यूरेसी से लेकर ब्लैक होल्स और बिग बैंग की हमारी समझ तक उनके इनसाइट्स इंडिस्पेंसिबल है। उन्होंने हमें असम्पशंस पर सवाल उठाने, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और क्यूरियोसिटी और वंडर के साथ अनजान को अपनाने का महत्व सिखाया। यूनिवर्स, जैसा आइंस्टाइन ने दिखाया, बेइंतहा खूबसूरती, कॉम्प्लेक्सिटी और ऑनगोइंग डिस्कवरी की जगह है। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत सारे रहस्य सुलझाने बाकी हैं। साइंस एक कंटिन्यूअस जर्नी है, ज्ञान की एक हमेशा फैलती हुई खोज। कॉस्मोस बुला रहा है। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब ज़ेनवर्स प्रो।